नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूडी लर्निंग। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च की है। क्या है ये? एक नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक, अब इसका क्या है, मैं अभी इसको आगे से सही से डिस्क्राइब करूंगा, अभी समझेंगे इस चीज़ को। पहले हम जान लेते हैं इसका एम क्या है। मेन एम रहेगा इसका कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छे से प्लान करके और इम्प्लीमेंट करना आने वाले 4 सालों में। क्या मेन फोकस रहेगा? जो वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे दिखे, कॉस्ट सेव हो यानी कि बचत हो, और जॉब क्रिएट हो। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का जो एक इसके बारे में जो घोषणा करी थी, ठीक है, वो रिसेंटली जो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक, तो उस पर रेड फोर्ट पर स्पीच देते हुए पीएम मोदी जी ने ये कहा था, ठीक, कि हम जल्दी ही एक 16 करोड़ की एक स्कीम लेके आने वाले हैं। और सिर्फ इसी बार नहीं, ये पिछले 2-3 बार से कह रहे हैं। 2019 में भी इन्होंने कहा था, 2020 में भी जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है उसमें कहा था, और 2021 में भी इन्होंने कहा था। लेकिन फाइनली इस पे काम चल रहा था। अब फाइनली हमारे सामने अब आ गई है, लागू हो चुकी है 13 अक्टूबर से। ठीक है। अच्छा, इसके मेन जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं। की पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ लेना, अभी मैं आगे इनको अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, अब ये है क्या? ये एक टाइप का डिजिटल मंच है। ठीक, जो अलग अलग जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, जितने भी अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस किसके, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे रोडवेज का, रेलवेज का, सीवेज या एयरवेज, इन सब जितनी भी एविएशन मिनिस्ट्री है, तो इन सबको एक जगह लाने का काम करेगा एक डिजिटल मंच ऐसा, जो इन सबको एक जगह लेके आएगा। ठीक, अब उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक, पहले तो एक काम करना कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा एक वीडियो का। गवर्नमेंट चैनल है पीआईबी करके, उस पर देखना, वो वीडियो है, वो आपको पता चलेगा ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है जी। ठीक, बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने देखा होगा आसपास ये सब, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की, कि एक अभी अभी नई नई सड़क पड़ी है। ठीक, अब क्या हुआ, एक एक महीना हुआ सड़क पड़े हुए, दूसरा डिपार्टमेंट वाला है, उन्होंने खोदी वो सड़क। ठीक है, फिर पाइप डाले। क्या हुआ, वो काम उन्हें डबल पड़ रहा है। ठीक, उसमें कॉस्ट ज़्यादा जा रही है और सड़क भी वो नहीं रहती पहले जैसी। ठीक, तो वो बेकार भी हो गया मामला। ठीक है। ये काफ़ी ऐसी समस्याएं रही हैं कि मतलब क्या है, डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस सब को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए एक टाइप का ये डिजिटल मंच बनाया गया है। यही आपकी पीएम गति शक्ति स्कीम है। ठीक, कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक नया प्रोजेक्ट चला दिया गया है अब इसके अंदर ये बनेगा, नहीं, कोई अलग से नहीं है। ठीक, बस एक तरीके से एक साथ लाया जाएगा, सब प्रोजेक्ट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कराया जाएगा, सब डिपार्टमेंट को एक साथ कोऑर्डिनेट कराया जाएगा। ठीक, तो मोदी जी ने जब ये लॉन्च करते हुए भी कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस हम हमेशा सुनते हैं, अब टाइम है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, इन सबको सुनने का, मतलब इसके लिए काम करने का एक तरीके से। ठीक, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीएम गति शक्ति जो है वो क्या है। मतलब वो एक तरीके से मतलब 6 पिलर्स पे बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या आएगा कि ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के जो इनिशिएटिव हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक साथ लेके आएगी। ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी पे काम होगा, जैसा अभी बताया ना सड़क वाला। तो मतलब सड़क, इसमें प्रायोरिटी क्या है कि पहले पाइप डल जाए, तो पहले वो प्रायोरिटाइजेशन पे काम वो होगा। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? प्लानिंग और मॉडिफिकेशन न्यू प्रोजेक्ट्स, जो नए प्रोजेक्ट है उनमें क्या मॉडिफाई होना है, क्या कैसे क्या रहेगा, एक्सपेंशन क्या चीज़ बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब प्लानिंग। सिंक्रोनाइजेशन, एक साथ जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो सिंक्रोनाइज होके हों, सिंक्रोनाइज वे में हो। ठीक, कि मतलब दो दो तीन डिपार्टमेंट जो भी एक उसमें काम कर रहे हैं, ये सब क्या है, मान लीजिए सड़क पड़ेगी, पाइप डलेंगे, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना। ठीक है। तो इस तरीके से दो डिपार्टमेंट है वो एक साथ काम करें। ठीक है, मान लीजिए कोई सी पोर्ट है, सी पोर्ट बनना है। ठीक, अब सी पोर्ट पे कनेक्ट, सिर्फ सी पोर्ट बन के काम नहीं चलेगा ना। ठीक, उसको रेलवे से भी जोड़ना पड़ेगा और प्रॉपर रोडवेज से भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 3 डिपार्टमेंट आएंगे। ठीक है। शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक, उसके अलावा आपकी रेलवेज मिनिस्ट्री और जो रोडवेज है आपका। तो ये तीनों डिपार्टमेंट आपस में सिंक्रोनाइज वे में काम करें। ठीक, और जो प्लानिंग भी ली जाएगी, जैसे मान लीजिए अब अभी तक क्या होता था कि जो मान लीजिए कोई पोर्ट बनाया गया, ठीक, और उसकी जो प्लानिंग वो किस हिसाब से पोर्ट बनाया जाता था, वो आने वाले 50-60 साल, जो 50-60 साल जो भी आने वाले, उनको फ्यूचर को देखते हुए ध्यान में रख के बनाया जाता था। कौन ध्यान में रखता था? शिपिंग मिनिस्ट्री अपने हिसाब से ध्यान में रखती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब से शिपिंग मिनिस्ट्री अपने 50-60 साल का ध्यान नहीं रखेगी, उसको कनेक्ट करने वाले, उस पोर्ट को कनेक्ट करने वाले रेलवे
और रोडवेज भी आने वाले 50-60 साल में को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाएंगे, वो जो बनाएंगे ना। तो इस तरीके से अब इसमें काम होगा। एनालिटिकल, एनालिटिकल क्या है, जो सभी चीज़ों का एनालिसिस करके तब बनाया जाएगा। डायनेमिक, अब हैंड टू हैंड कोई इसमें मॉडिफिकेशन होना है, कुछ ज़रूरी चेंजेस होने हैं, ये सब उसमें देखा जाएगा। फिर बताएं की पॉइंट्स। की पॉइंट मतलब जान लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहली बात, इस स्कीम में माना जा रहा है कि लगभग 111 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये इसमें खर्च होगा। ठीक है, लगभग लगभग इतना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लगभग लगभग इतना ही होगा। आपसे अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कितना, तो वो 111 लाख करोड़ रुपए, ठीक, इतना माना जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर अभी 111 लाख करोड़ रुपए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 111 लाख करोड़ रुपए पूरे नए सिरे से देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है, मैंने बताया कि ऑलरेडी एक डिजिटल मंच है, सबको एक साथ लाया जा रहा है। तो यानी कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि आपका एक भारत माला, सागर माला, उड़ान, जो रेलवेज में चल रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, ये सब जो है एक साथ आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो पैसे गवर्नमेंट लगा रही है, ठीक, और आने वाले टाइम में जो भी लगाएगी, तो वो सब मिला के 111 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल नए सिरे से 111 देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और एक सबसे अच्छी बात क्या है, ठीक, अच्छा एक चीज और, कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी इसी में है, जो 111 लाख करोड़ वाला है, तो वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जो मिले हैं वो सब इसी में है। तो अब ये जो गति शक्ति स्कीम है उसी के अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी भी आएगा। और अब हम आगे देखते हैं जरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबसे अच्छी बात मैंने बताई इसकी क्या है, इस स्कीम की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम करा है जो भी मेजर प्रोजेक्ट हैं इस स्कीम के, वो 2024-25 तक कंप्लीट हो जाए। और 2024-25 इस गवर्नमेंट का फाइनल ईयर है, यानी कि जब तक उनकी टर्म समाप्त होगी। तो सबसे अच्छी बात यही है कि नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट 10-15 साल का विजन ले लेती हैं। अब वो उतने टाइम तक अगले 5 साल बाद आए या नहीं आए वो कंफर्म नहीं है, तो वो तो ये हो जाता है ना कि हम रहते तो करते, अब नहीं है तो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, 5 साल का अपने टर्म के अंदर, इसी टर्म के अंदर, ठीक है। तो बहुत सही है कि जब आने वाले टाइम में इलेक्शन में आएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे कि भाई क्या करके दिया क्या नहीं। अच्छा, काम कैसे करेंगे ये, ठीक, 16 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर काम करने वाली हैं। और किस तरीके से, कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में जो बाकी जो 16 मंत्रालय हैं इनके सचिव, सेक्रेटरीज काम करने वाले हैं। अभी 17 के 17 लोग आईएएस लेवल नहीं, आईएएस ही हैं। ठीक है, ठीक है, आईएएस ही होते हैं, जैसे कैबिनेट सचिव होते हैं वो टॉप सबसे ऊपर लेवल के आईएएस जो होते हैं वही कैबिनेट सचिव बनते हैं। ठीक है, तो वो उनकी अध्यक्षता में बाकी के 16 आईएएस काम करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया कि भारतमाला, सागरमाला, बंदरगाह, उड़ान, आर्थिक जो इकोनॉमिक जोन्स वगैरह हैं, रेलवे, ये सब इसी में आने वाले हैं। ठीक, तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी ध्यान रख लेना कि एनआईपी जो है इसी के अंडर काम होगा, उसमें भी काम अब। ठीक, अच्छा, अभी तेरे से कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, सभी जो हैं कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में। ठीक, सभी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं भैया कि लोग जा एक उस डिपार्टमेंट के 2-3 बंदे जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, आपस में बातचीत मीटिंगें हो रही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट होगा किस तरीके से, कि अब इसरो जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, प्रॉपर सैटेलाइट्स का यूज होने वाला है। ठीक है, वो जैसे भी अभी देखते हैं आगे कैसे क्या रहता है। लेकिन अभी के लिए इसरो ने एक पोर्टल तैयार किया है, बाइजेक एन, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक पोर्टल तैयार किया है। अब क्या होगा, कोई जो डिपार्टमेंट अपना काम करता जाएगा इस पोर्टल पे अपडेट करता जाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन बन इस तरीके से ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन बनेगा। ठीक है। ठीक, अच्छा, मेन चीज जो है वो हम कुछ की पॉइंट ध्यान कर लेते हैं, मतलब पढ़ देख लेते हैं क्या क्या की पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जो रोडवेज मिनिस्ट्री के लिए हम अलग अलग देख रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री को क्या काम मिला है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है, उसको सबसे बड़ा जो उसका मेन चीज है ना, वो टारगेट सेट किया गया है 2024-25 तक के लिए, कि 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो है, 2 लाख रूट किलोमीटर्स, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, सोचिए आप, 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एक अगली चीज है, कि जो 5,590 किलोमीटर 4 और 6 लेन नेशनल हाईवे अलोंग कोस्टल एरियाज, तो जितने भी आपके तटवर्ती इलाके हैं ना, जो समुद्र तटों के पास के इलाके हैं, ठीक है, तो नेशनल हाईवे वो 2 लाख वाले में आएगा। लेकिन वो जो लेन होंगी ना, जो कोस्टल एरियाज हैं, तो वहां पे जो रोड बनाई जाएगी वो 4 या 6 लेन की, ठीक है, 4 या 6 लेन की नेशनल हाईवे बनाया जाएगा कोस्टल एरियाज के अकॉर्डिंग। और एक सबसे बड़ी बात,
कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको अभी तक हम एक तरीके से साइड में कर दिया गया था ना, किनारे कर दिया गया, पहले काफी किनारे रखा गया है उस एरिया को, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन जो है, जो अपनी सेवन सिस्टर्स हैं और सिक्किम, ठीक है। तो जो वहां पे अब क्या क्या है, उन सभी स्टेट्स की जो कैपिटल होंगी उनको जोड़ा जाएगा एक 4 लेन, ठीक है, या फिर एक 2 लेन ठीक ठीक है, या तो एक 4 लेन का एक हाईवे हो या दो अल्टरनेट अलाइनमेंट्स हो, ठीक है, 2 लेन, मतलब एक तो 4 लेन का नेशनल हाईवे हो, या तो ये ऐसे निकलो। क्योंकि क्या है, देखिए, आप जो सेवन सिस्टर्स हैं, यानी कि वो जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में जितने भी स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, सब पहाड़ी इलाका है पूरा। तो वहां पे ऐसा नहीं है हम जैसे मतलब मैदान है 4 लेन सीधी सीधी बिछा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनका कहना है कि भाई जहाँ पॉसिबल है वहाँ 4 लेन बना दो, ठीक, और जहाँ नहीं है 4 लेन पॉसिबल, वहाँ क्या करो, 2 लेन के 2 बना दो, ठीक, इस तरीके से काम वहाँ होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस वहाँ के जो काफी पीछे छोड़ दिया गया था इलाका, उसको आगे लाने की बात हो रही है, बहुत सही चीज है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवेज की। तो रेलवेज का जो मेन प्रोजेक्ट है वो क्या है, कि जो कार्गोज हैं, ठीक है, जो कार्गो हैं इंडियन रेलवे के, वो 1600 मिलियन टन कर दिए जाए, 1600 ठीक, 1600 मिलियन टन कर दिए जाए। क्या था, 1210 रहा है, वो 1210 मिलियन टन जो कि 2020 तक होता आया है, ठीक है। अब वो 1600 मिलियन टन तक का वो हैंडल किया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा, मतलब 1600 मिलियन टन तक उठाया जाएगा, 2020 में जो रहा था वो 1210, ठीक है। और जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो 51% रेलवे नेटवर्क में, ठीक, जो कंप्लीट हो जाएं इस तरीके से, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, अब उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ किया जा सके, ठीक। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन से हैं, इस पे ना कोई आपकी जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं वो चलेंगी, ना कुछ और चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलती है इसमें, माल ढोने वाली, ठीक, अच्छी खासी स्पीड पे, इतनी अच्छी, अब तो इंजन भी बढ़िया होते जा रहे हैं, तो अच्छी खासी स्पीड पे ट्रेनें जाएंगी, ठीक। तो उस हिसाब से सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्रोथ बढ़ने वाली है, ग्रो करने वाले हैं अच्छे से, ठीक। फिर बात आती है एविएशन मिनिस्ट्री की। तो एविएशन मिनिस्ट्री के आगे क्या रखा गया है कि लगभग 220 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट्स, मतलब सबका एक कंबाइंड नंबर है, ठीक है, जो वाटर एयरड्रोम्स, जो पानी वाले जहाज उसमें होते हैं ना, वो उतरते हैं वो, उस तरीके से, तो ये सब 220 ऐसे बनाए जाएंगे, ठीक है, वो ठीक। और इंक्रीज द एविएशन फुटप्रिंट थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, जो उड़ान है ना, उड़े देश का आम नागरिक, इस तरीके से जो है, ठीक, उसकी थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं, ठीक, वो बढ़ाई जाए। एयरपोर्ट्स हेलीपोर्ट जो ये सब है ऑपरेशनल होने चाहिए 220, मतलब सिर्फ बन नहीं जाए, ऑपरेशनल हो, काम में आ रहे हो। 109 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग जो 51 एयर स्ट्रिप्स हैं, 18 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, ठीक, और जो 12 वाटर एयरड्रोम्स, 28 हेलीपोर्ट्स, ये सब मिला के जो है 109 एयरपोर्ट होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसकी, जो अपने को मिला है इकोनॉमिक जोन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के लिए, जो अब देखा होगा आपने, जगह जगह इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या है कि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट करना है 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का इन 4 फेसेस, कंप्रोमाइजिंग ऑफ 32 नोट्स पर प्रोजेक्ट, ठीक है। 4 फेजेस में बनेंगे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज, ये सब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे से बढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक जोन्स बढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की, जो कार्गो कैपेसिटी है, जो कार्गो, जो हमारे माल ले जाने वाले कार्गो होते हैं, जो समुद्र के थ्रू माल जाता है, एक्सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, उसकी जो एक कार्गो की कैपेसिटी है वो 1759 टीपीए से टीपीए तक बढ़ा दी जाएगी, जो अभी कितनी है, 1282 टीपीए है, ठीक है। अब इसे बढ़ा के 1759 कर दिया जाएगा। कार्गो मूवमेंट ऑन ऑन जो नेशनल वाटरवेज है, ठीक है, जितनी भी नदियों के थ्रू वाटरवेज हो रहा है, उसको 95 मिलियन एमटी कर दिया जाए, 74 मिलियन एमटी से बढ़ाकर। और कार्गो मूवमेंट जो गंगा में हो रहा है, सिर्फ गंगा नदी में, वो 9 से बढ़ाकर 29 मिलियन एमटी कर दिया जाए, ठीक, ये भी एक इसमें लक्ष्य रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को क्या दिया गया है कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो 4000 वो सॉरी 4,25,500 सर्किट किलोमीटर से बढ़ाकर, ठीक है, 4,54,200 कर दिया जाए, ठीक है।
और ट्रांसफॉर्मेशन जो कैपेसिटी है वो कितनी कर दिया है, 12,03,000 मेगा वाट की कर दिया है, ठीक है। और ट्रांसमिशन नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, ये देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टारगेट्स अप टू, ये किसके लिए है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट कर दी जाए। 50% ऑफ जनरेशन कैपेसिटी टू बी मेट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है कि जितनी भी जो एनर्जी सोर्सेज की जो कैपेसिटी होगी, एनर्जी एनर्जी जनरेशन, वो लगभग लगभग आधा हिस्सा उसका हम किससे लें, हम रिन्यूएबल एनर्जी से लें। ये हमारे लिए टारगेट है 2024-25 तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि 109 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। 19 टेक्सटाइल क्लस्टर्स और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक। पार्क ऐसा नहीं घूमने फिरने वाला, तो यहाँ पे सभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक साथ आके मतलब काम करेंगे, अलग अलग उसके कंपनीज वगैरह, इस तरीके का काम होगा उनका, ठीक। और उसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या है कि डेवलपमेंट होगा 2 डिफेंस कॉरिडोर्स का। अभी आपने देखा होगा कि अलीगढ़ में, अलीगढ़ आई थिंक अलीगढ़ या कानपुर, ठीक है, उसमें एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसमें है, ठीक। उसके अलावा एक तो यूपी में बन रहा है, ठीक, और एक बन रहा है किसमें, तमिलनाडु में। तो ये 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। और हर एक के लिए दिखाया गया कि जो टारगेट इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 करोड़ हर एक में रखा जाएगा, दोनों में 10,000 करोड़ इसमें और 10,000 करोड़ उसमें। और उसके बाद एक टारगेट भी सेट किया गया है कि जब ये बन जाएंगे उसके बाद लगभग टर्नओवर क्या रहेगा, 1,70,000 करोड़ रुपए का इससे टर्नओवर निकालेंगे। और कितना एक्सपोर्ट के, 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट माना जाएगा, किसमें, एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स में 2025 तक इतने ने एक्सपोर्ट करना है। तो मतलब बन जाए उसके बाद आगे का कितना कैसे एक्सपोर्ट करना उसका भी टारगेट अभी से रख लिया गया है, ठीक। और जो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग के लिए ये रखा गया है कि 202 फिशिंग क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक। फिशिंग प्रोडक्शन होगा 70 लाख मीट्रिक टन का, भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इकोनॉमिक जोन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्या है कि 197 मेगा फूड फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स खुलेंगे, ठीक। जो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी है, वो मतलब भोज्य पदार्थों को संरक्षित मतलब बचा के रखना जो होता है ना, वो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा के 222 लाख से बढ़ाकर 847 लाख एमटी कर दी जाएगी, एक मीट्रिक टन कर दी जाएगी। अच्छा, अब अच्छा, सब इन सब के बाद एक चीज और आती है कि सबकी जो फंडिंग आएगी वो फंडिंग आएगी कैसे, ठीक है। फंडिंग कैसे आएगी, तो फंडिंग का सोर्स रहेगा क्या, फंडिंग का सोर्स बताता हूँ अभी। फंडिंग का रेशियो क्या रहने वाला है कि 39% इंडियन गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। 39% जिस स्टेट में काम होगा वो स्टेट देगी, और बचा हुआ 22% प्राइवेट सेक्टर देगा। अब प्राइवेट सेक्टर क्यों देगा, अब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी तो अपना काम बढ़ाना है, अपने जो जैसे क्या होता है, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो भी अपने आसपास का काम कराने के लिए थोड़ा वो भी दे देती हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल रहता है, ठीक। उसके अलावा गवर्नमेंट, अच्छा, गवर्नमेंट जो फंड करेगी तो उसके सोर्सेज क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे पास क्या होता है, टैक्स ही होता है। हम जो टैक्स देते हैं, जो नागरिक, आम नागरिक टैक्स देता है, ठीक है, वही सबसे बड़ा सोर्स है। उसके अलावा क्या रहता है कि जो अभी जो इंटरनेशनल बैंक है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या है, बहुत कम रेट पे लोन दे देते हैं, ठीक है। लोन के रूप में ले लेते हैं पैसा इनसे, इनसे एग्रीमेंट हो जाता है। अब पढ़े होंगे आपने कहीं कि ये एडीबी एनडीबी वर्ल्ड बैंक जो है, उनसे एग्रीमेंट के थ्रू इतना पैसा मिला अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके अलावा जो जैपनीज लोन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लो इंटरेस्ट पे मिलते हैं, मतलब 0.1, 0.4, 0.7 इतने परसेंट, मतलब नाम मात्र का इंटरेस्ट होता है इन पे, ठीक है। जीका जैपनीज लोन, ठीक है, जो जैपनीज कंपनी जो है बहुत नाम मात्र के लोन, नाम मात्र इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा देती है, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं रैप अप करते हैं, और आपको आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा कैसे कैसे क्या है, ठीक, सब कुछ इसके बारे में समझा दिया है, ठीक। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, ज्वाइन करिए, पीडीएफ लीजिए। चलिए, बाय, गुड नाइट।